नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। हिस्ट्री की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। तो चलिए हर एक फैक्ट को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है वो सबसे बेस्ट होती है, उनका कोई तोड़ नहीं है और यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो चलिए आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे परीक्षा की दृष्टि से उनको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। यूएसए का क्षेत्र है भाई। 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। सूरत बंदरगाह पर अलग अलग देश के हैं तो अलग अलग झंडा है। अगर झंडा एक ही देश के हैं तो इसका मतलब है या तो वे एक ही कंपनी के हैं या एक ही देश के हैं। अलग झंडा है तो अलग देश है, अलग कंपनी है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते से होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारी जहाज 7वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। इस अध्याय में हम कपड़ा, लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पाद ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पाद ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। जब ब्रिटेन लोहा और इस्पात उद्योग में भी पनपने लगा 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना भी आ सकता है। बताइए, दुनिया का कारखाना 1950 में किसे कहा जाता था? ब्रिटेन दुनिया का कारखाना। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन, इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजार में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करते हैं चर्चा। अब शुरू में आ रहा है भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। उस समय का कपड़ा है पटोला बुनाई। 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई है भाई। ये पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारतीय बाजार था। वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। इंडोनेशिया में अच्छा, अपने बड़े बूढ़े जा बसे थे भाई इंडोनेशिया में।
पटोला बुनाई सूरत, है ना, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। पटोला बुनाई है। वैसे लिख भी रखा है इसमें कुछ, देख। ए दे में ए दे में दे अहमदाबाद तो नहीं है, क्या पता भाई। हाथी का चित्र बन रहा है। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगर के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनी यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास, है ना, पहले की बात है। बंगाल पर विजय प्राप्त करी थी ना, इससे पहले की बात है। 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब है ना, जैसे कि ये वर्ड है ना, ये अपना भारत है, फिर ये म्यांमार और फिर इधर, है ना, और फिर इधर गए अपन। जब दक्षिण पूर्वी इधर की बात कर रहे हैं, ये इधर की, है ना, कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगर के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते बाजार, व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बहुत सारे शब्दों में भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत में आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन मसलिन यानी कि मलमल, मलमल का ही नाम है मसलिन, मलमल मलमल कहने लगे। जल्दी यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे तो उन्हें दक्षिण और पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को केलिको कहने लगे। ये आ चुका है, ये आ सकता है एक। तो ये बताइए मसलिन किसे कहते हैं? मसलिन, है ना, मैसी मसलिन, मैसी मलमल। और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले मलमल कहाँ देखी गई थी? इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास। और दक्षिण पश्चिम केरल की तरफ कालीकट में डेरा डाला। ठीक है,
यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते थे। कालीकट से निकले शब्द को केलिको, कालीकट से निकले शब्द को केलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को केलिको ही कहा जाने लगा। कैसे केलिको, कैसे कालीकट, कोई दिक्कत, मैं से मसलिन, मैं से मलमल, केलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को केलिको ही कहा जाने लगा। कालीकट से निकले शब्द को। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। 1730। चित्र 3 कहाँ है? ये तो चित्र 2 है। चित्र 1 ये हो गया, कौन सा ये है ना? चित्र 3, चित्र 3 ये है भाई। चित्र ये है चित्र 3। शब्दों में इतिहास छिपा है, केली को कहने लगे, है ना? चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वही के मुताबिक इस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी वही के पन्नों को पलटते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे और आप और और आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते हैं जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। 20 गज लंबा। पटोला बुनाई, ये है भाई 1730 का है। देख डेट दे रखी 1730। ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर भाई का एक पन्ना 1730। गौर से देखें कि भाई में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। ये कपड़ा है एक जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। जामदानी बुनाई, जामदानी बुनाई, जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। जामदानी बुनाई है भाई। ये जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। जामदानी एक तरह का बारीक मखमल होता है जिस पर करके से सजावटी चिन्ह बने जाते हैं जिसका इनका रंग प्राय सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था जो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये आ सकता है कि जामदानी बुनाई क्या है। यहाँ पर जामदानी बुनाई के केंद्र थे बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। ढाका और लखनऊ जामदानी बुनाई के। आइए अब इसी वही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार
सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिट्स, कोसा या खस्सा और वंडाना कहते थे। उन्हें ये व्यापारी सिट्स, कोसा या खस्सा और वंडाना कहते थे। सीट है, सीट से बोलते हैं, सीट्स, कोसा, कोसा या खस्सा या वंडाना कहते थे। अच्छा बताइए, खस्सा किसे कहते हैं, वंडाना किसे कहते हैं? छापेदार। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नाम को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें व्यापारी सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापार सीट्स, कोसा यानी कि खस्सा या बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सीट शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीकी रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड में रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी 1680 के दशक तक। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियाँ, बारीकी रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। बंडाना शब्दों का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द, एक मिनट देखें, सीट इंग्लिश में सीट हो सकता है। सीट्स का सीट्स, कोसा या बंडाना। जामदानी बुनाई के केंद्र थे ढाका और लखनऊ। लखनऊ कहाँ था? संयुक्त प्रांत में था भाई, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द, बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार कुलूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा है। कासिम बाजार, कासिम बाजार कलकत्ता में शायद, कासिम बाजार है ना पटना, नहीं कासिम बाजार कहाँ था भाई? फेमस बाजार था ये। कासिम बाजार पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। बंडाना डिजाइन है भाई ये। अंदर फूल बनाया हुआ है देख, है ना, हर एक में यही फूल है। ये छोटे हैं, ये बड़ा है।
कपड़े की मदद से गुजरती लकीर को देखें, आप जानते हैं क्यों? दरअसल इसे कपड़े की मदद से गुजरती लकीर को देखें, आप जानते हैं यह क्यों है? दरअसल इसे ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए टाई एंड डे रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। राजस्थान और गुजरात में सोने की कढ़ाई के जरिए सिल दिया जाता था। राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। अब यह है मूसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में बारीकी कपड़े पर छपाई छींट। 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाली छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। मूसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 19वीं सदी के मध्य की बात है। उन्नीसवीं सदी की मध्य की बात है। ये शायद मछली है। और अगर देखे जाए ना गहराई से, तो जो गाँवों की जो लुगड़ी होती है, यानी कि जो चुनरी होती है, उनमें कुछ कुछ ऐसे ही फूल मंडे हुए होते हैं। लेकिन अब उनमें होते तो ऐसे ही हैं, लेकिन रंग रूप में, डिजाइन में अंतर आ चुका है। लेकिन वे जैसे कि कोर है, जैसे कि ये लुगड़ी है, तो इसके किनारों पे फूल है ना, और डोरा है, और बीच में फूल है, ठीक है ना, ऐसे ही बने हुए होते हैं। बंडाना। अब है यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। 18वीं सदी की शुरुआत तक इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित कर दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कब ब्रिटिश सरकार ने भारत के कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया था? 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित किया। संयोग से इस कानून को भी कैलिको अधिनियम भी ही कहा जाता था। कैलिको अधिनियम कब पारित किया गया था? 1720। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। हम इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छपे जाने लगे। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। एक मिनट, ये इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। ठीक भाई, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आ चुका था स्पेनिंग जेनी का, है ना। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, जब कैलिको ये आ सकता है, अभी तो याद है, लेकिन 2-4-5 दिन में इसमें भी कंफ्यूज आ जाएगा। ये आएगा क्वेश्चन, कैलिको अधिनियम कब पारित हुआ था? 1720। आपकी राय में कैलिको अधिनियम का यह नाम कैलिको अधिनियम क्यों रखा गया? इस नाम से इस बारे में क्या पता चलता है कि कौन से कपड़ों पर पाबंदी लगाई जा रही थी? इस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे,
ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोर भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। अच्छा, भारतीय कंपनियों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। यह आ चुका है भाई, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जॉन के 1764, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई थी। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जॉन के 1764। और भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में। यह बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़ा का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार में बेहिसाब मुनाफा कमाया। कोई दिक्कत यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है भाई। स्पिनिंग जेनी 1764 में जॉन के और रिचर्ड आर्कराइट 1786 की बात है। 20 साल लगभग बाद में ना वाष्प इंजन का आविष्कार, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनी भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। अध्याय 2। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों, जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। यानी कि यहाँ का पैसा और यहाँ से ही माल खरीदती थी, यहाँ के ही पैसे से। पहले वहाँ से अपने देश से लाती थी सोना चांदी वगैरह, जो उससे खरीदती थी कपड़ा। ए प्रोपिस ऑफ द सिटी ऑफ द कोकहिन टू द नॉर्थ चित्र है। कोचिन है, कोचिन टू द नॉर्थ यानी दक्षिण में। कोचिन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी में। डच बस्ती है। सत्रहवीं शताब्दी। कोचिन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी में। जैसे जैसे यूरोपीय बाजार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारी बस्तियां भी बनने लगी। कोचिन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। किलेबंदी कहाँ है? किलेबंदी सही नहीं दिख रही है ना। किलेबंदी शायद इसकी बोल रहे होंगे कि चारों ओर ऊंची मीनार है, फिर दीवार है ना। ये दीवार है, हाँ है दीवार, ये दीवार है, ये शायद गेट है। किलेबंदी को देखिए। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। कैलिको अधिनियम
कोई दिक्कत है? बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। दो बांध कर रंगे गए थे। टाइड एंड द डे, रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश राजस्थान गुजरात में बनाए जाते थे। बंडाना, ये बंडाना है ना, ये बंडाना बंडाना जो शैली है ना, इसके नाम से जगह और है, मंडावा। हाँ, मंडावा, मंडावा की हवेलियाँ, ये फेमस है राजस्थान में। चूरू वगैरह, चूरू साइड है शायद ये, चूरू बीकानेर। हाँ, मंडावा की हवेलियाँ। जब शायद है ना, ये बंडाना से ही बना है ये मंडावा, और मंडावा पे से ही शायद व्यापारियों का कुछ नाम वाम होगा, लेकिन है ये मंडावा की हवेली है, ये बंडाना है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारी कपड़े पर चटाई चीट 19वीं सदी के मध्य में। कोई दिक्कत? भाई का एक पन्ना, पटोला बुनाई। आगे चलते हैं। स्पिनिंग जेनी है ना, किसने किया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार? जॉन के 1764। और भाप के इंजन का रिचर्ड आर्कराइट 86, 1786। 1700 ही है, 1764, 1786। 18वीं सदी के आखिरी में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे? यहाँ थे भाई। सफ़ेद, चेक और धारीदार शीट्स और सिल्क। अलग अलग है ये, जैसे कि सफ़ेद का ये है ना, चेक और धारीदार यहाँ मिलती थी, और सीट्स यहाँ और सिल्क यहाँ। जब मधुरा, तंजौर, नागापट्टनम, पांडिचेरी, मद्रास, पुलिकट, पेतावोली, मछलीपट्टनम, गोवा, कालीकट, उड़ीसा, जब ये जो है ना एरिया, ये यहाँ है ना, चेक और धारीदार और सीट्स भी है और सिल्क भी है। कंबे, सूरत, अहमदाबाद, कंबे, सूरत, अहमदाबाद, पत्तन, सिंध, राजस्थान, सांगनेर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, समाना, लाहौर, पंजाब, सरहिंद, सिंध, अवध, बनारस, पटना, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, उड़ीसा, ढाका, गोलकुंडा, मछलीपट्टनम, पेतावोली, पुलिकट। सिंधु नदी, लाहौर, सरहिंद, सिंधु नदी, समाना, गंगा नदी, आगरा, दिल्ली, बुरहानपुर।
पता कैसे लागे यार, अलग अलग चीज़ है ये, पहले ये चिन्ह याद होए कि भाई यहाँ पे सफ़ेद, यहाँ पे चेक और धारीदार। चल कोई दिक्कत नहीं है ना, मैन मैन याद कर ले। एक तो दक्षिण साइड में है और पूर्वी साइड में कलकत्ता ही है, कलकत्ता का कोई सानी नहीं है। इसके बाद में पश्चिम, ये पूर्वी साइड, इधर पश्चिम में ये सूरत, कंबे, अहमदाबाद, पत्तन है। और उत्तरी साइड है, उत्तर में लाहौर और सरहिंद है, दिल्ली, समाना, लाहौर, सरहिंद, समाना, दिल्ली है ना। फिर आगरा, जयपुर, सांगानेर, सांगानेर का नाम है यार, सांगानेर जयपुर में ही है और क्या है। अब फिलहाल में जयपुर में है सांगानेर, जयपुर सांगानेर है, फेमस था भाई सांगानेर। लाहौर, लाहौर ना पंजाब का लाहौर है ना। फिर सरहिंद, समाना, जिसके बाद में जयपुर, बीकानेर, सांगानेर, पत्तन, गुजरात, कंबे, सूरत, बम्बई, बुरहानपुर, सिरोज, कलकत्ता, ढाका, मछलीपट्टनम, पेंतावोली, पुलिकट, मद्रास, पांडिचेरी, नागपट्टनम, कावेरी, मुद्रा। मुद्रा, मुद्रा या मुद्रा एक ही बात है। बुनाई केंद्र 1500 से 1750। कालीकट, मुद्रा मुद्रई, तंजौर, पेतावोली। अगर आप इस नक्शे को देख पाएंगे तो 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन चार क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, सड़कें भी अभी बननी शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश से ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यह शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास के उत्तरी आंध्र प्रदेश तक पहले कोरमंडल तट के आसपास सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिम तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन चार क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा के असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र पर अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। वे शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास के उत्तरी, समझ में नहीं आ रही बात यार। अगर आप नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ कपड़ा उत्पादन चार क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था ना। पश्चिम बंगाल हो गया। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक पहले कोरमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिम तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है।
एक तो ये एरिया था, है ना, मदुरई वगैरह, मद्रास, पांडिचेरी, नागपट्टनम, पुलिकट, पेताबोली। ये आ सकता है, पेताबोली है, पेताबोली, पेता, पेता। और इधर कलकत्ता, है ना, इधर ये कम्बे, सूरत, अहमदाबाद, पत्तन, लाहौर, पंजाब, सरहिंद, सैमाना। जब लाहौर सरहिंद को तो जानते हैं अपन, है ना, सरहिंद, सैमाना, सैमाना। और सांगानेर, पत्तन, कम्बे, पेताबोली, पुलिकट, नागपट्टनम। बुनकर कौन थे? अब अलग चैप्टर आ रहा है भाई। बुनकर कौन थे? कृपया हमें अपने अखबार में प्रकाशित करें। अब बुनकरों की डिटेल आ रही है। ये तो फोटो है। काम क्या करें, इनका शोषण किया जा रहा है। बहुत काम लेते थे, 10-10, 12-12 घंटा, और बहुत कम मजदूरी देते थे। एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिला। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र 1900 का है। कहता है विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। 1900 का चित्र है। पहले भाई कैमरे को बहुत आश्चर्य से देखते थे कि भाई ये क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत ही संपन्न व धनवान यहाँ कुछ कुछ लोगों के पास होता था कैमरा। ये नहीं है कि आज किसी नहीं, सबके पास है। बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों को ही कारीगर हो के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के ताँती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कलल्लौर तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आ सकता है भाई ताँती, बंगाल के ताँती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन। जुलाहे तो जानते हैं, लेकिन मोमिन भी आ सकता है। उत्तर भारत में बुनकरों का समुदाय था। मोमिन, कलल्लौर, देवांग या फिर ताँती। मोमिन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मोमिन। बंगाल के ताँती, है ना, पश्चिम बंगाल के। उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले या केकोल्लार, साले या केकोल्लार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल के ताँती और उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले या केकोल्लार तथा देवांग के समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल के ताँती, है ना, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, जुलाहेों को ही बोलते हैं मोमिन, मोमिन, मोमिन। दक्षिण भारत के साले या केको लल्लार, कोई दिक्कत नहीं है ना, केको लल्लार दक्षिण और साले तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। दक्षिण में 3 है ना, बंगाल में ताँती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले, केको लल्लार तथा देवांग।
सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे रहता था। सूत कातना, चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। समुदाय में बुनकर बुनाई का काम पुरुष करते थे। समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा, है ना। सूत कातना कपड़ा उत्पादन सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांश थे। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे दे सकता है वो, निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, दे देगा वो कथन, है ना। कथन देने के बाद में लिखेगा वो निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित व्यवस्थित है। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। सूत कातना, चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी। चिप्पीगर जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई, उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। बुनाई का काम कौन करते थे? पुरुष। और सूत कातना महिलाओं के जिम्मे रहता था। दोबारा देख ले। सूत कातना कपड़ा उत्पादन सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। बुनाई, रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी। चिप्पीगर कौन थे? माहिर कारीगर थे भाई। तीजो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और इससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। बंगाल के एक ताँती बनकर बेल्जियन चित्रकार सोलविंस द्वारा बनाया गया चित्र 1790 का दशक 1790 का दशक है। आई बात समझ में? यानी कुछ समय का चित्र है। बंगाल का एक ताँती बुनकर बेल्जियन चित्रकार सोलविंस द्वारा बनाया गया चित्र 1790 का दशक। चौपड़ी है, देखिए ऊपर। और न चप्पल लकड़ी की है। आई बात समझ में? मटकी हांडी तो थी पहले से ही। बंगाल के एक ताँती बनकर बेल्जियन
चित्रकार सोलवेंस द्वारा बनाया गया चित्र 1790 का दशक। इस चित्र में ताती मुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा क्या होता है? भारतीय कपड़े का औरंग। भारतीय कपड़े का पतन। भारतीय कपड़े का पतन। भारतीय कपड़े का पतन। अब ये भारतीय कपड़े का पतन है ना, इसको पढ़ेंगे बाद में। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।